भाई तुहर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत मैं डॉक्टर मनीष साव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय MMR PG कॉलेज चांपा। आज मैं MA राजनीति विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत पेपर तृतीय शोध प्रविधि के अंतर्गत यूनिट 5 सांख्यिकी विश्लेषण पर छात्रों से कुछ चर्चा करना चाहूँगा। निश्चित रूप से कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक कुछ भयावह रहता है और वे कतराते हैं कि इस पाठ से बचा जाए, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि कुछ रोचक बनाया जाए, कुछ सरल विधि से आप लोग को बताया जाए, जिससे आपके मन में जो सांख्यिकी के प्रति भय है वह दूर हो सके। तो हमारे पाठ्यक्रम में आपको पता होगा कि 3 तत्व ही हैं। इसमें सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत समानांतर माध्य, मध्यांक या मध्यिका और तीसरा बहुलक। और इसको देखें तो समानांतर माध्य क्या है? ये है मीन। और मध्यिका क्या है? मध्यिका को बोलेंगे मीडियन और बहुलक को क्या कहेंगे? मोड। और इसके अतिरिक्त अपन देखते हैं कि गुणोत्तर माध्य, जियोमेट्रिक मीन एवं हरात्मक माध्य, हॉर्निक मीन्स होते हैं। और समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य गणितीय औसत कहलाते हैं, मैथमेटिकल। और मध्यिका एवं बहुलक जो है स्थैतिक या पोजिशनल औसत कहलाते हैं। तो अपन जो आज की जो चर्चा रहेगी वो हमारे पाठ्यक्रम में जो है समानांतर माध्य, मध्यांक और बहुलक इसी पर केंद्रित रहेगी। तो अपन देखें कि सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग राज्य के एक कार्य के रूप में या विषय के रूप में किया जाता है। और उस समय हम देखें कि प्राचीन यूनान में इसका उपयोग जो जमीन एवं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने में किया जाता था, जिससे मानव शक्ति एवं कर अनुमान की योजना में सहायता प्राप्त होती थी। और अपन देखें कि प्राचीन यूनान की जब बात आती है तो इसमें सर्वप्रथम नाम आता है महान दार्शनिक प्लेटो का। और महान दार्शनिक प्लेटो ने जो विधि का प्रयोग किया वो है गणितीय या ज्यामितीय विधि। और उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में ही यह स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब उच्च शिक्षा में छात्रों की प्रवेश की बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि जिन छात्रों को गणित एवं ज्यामिति का ज्ञान नहीं है वे कृपया इस संस्थान में प्रवेश न करें। और आप सभी जानते हैं कि प्लेटो ने जब जनसंख्या की बात कही कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। अपन देखेंगे कि इसके पीछे प्लेटो ने जब अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई तो उसके पीछे भी एक सांख्यिकी या गणितीय अध्ययन रहा उनका। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इसका रीजन रहा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 बराबर 5040। इसी प्रकार से आप करके देखिएगा कि 7 × 8 × 9 × 10 बराबर इसका भी होता है योग 5040। तो ये उनकी एक सिस्टमेटिक और सांख्यिकी धारणा रही है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में भी हम देखें कि जो जनसंख्या कभी भी अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए एक आदर्श राज्य के लिए, और नियंत्रित जनसंख्या होनी चाहिए। इसके बाद उनके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई थी 10,000। अब अपन देखें कि वर्तमान समय में जो राज्य हैं वो कल्याणकारी राज्य के विचारधारा पर आधारित है। और अब आय की विषमताओं को दूर करने एवं आर्थिक सामाजिक नीतियां के निर्माण करने के लिए जो मुख्य आधार है वह है सांख्यिकी। और राजनीति विज्ञान के अनुसंधान में
सांख्यिकी विधियों के बिना शोध की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और इसके बाद अपन देखें कि किस प्रकार से व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बाद राजनीति विज्ञान में विज्ञान एवं तकनीकी का महत्व काफी बढ़ गया। इसके पहले तक जो हम राजनीति शास्त्र में सिर्फ सिद्धांतों का अध्ययन करते थे, परंतु व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जिसका काल करीब करीब 1960 के आसपास का रहा है, तो जब व्यवहारवाद की शुरुआत होती है, तब निश्चित रूप से राजनीति विज्ञान में भी तकनीक और जो सांख्यिकी का उपयोग राजनीति विज्ञान में बढ़ा है। और इसके बाद तथ्य के स्थान पर राजनीति विज्ञान में तकनीक का उपयोग किए जाने लगा तथा सांख्यिकी का प्रयोग प्रत्येक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक हो गया। और इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए, जैसा कि लॉर्ड काल्विन ने कहा है, जिस विषय की चर्चा आप कर रहे हैं, यदि आप उसे संख्याओं में प्रकट नहीं कर सकते तो वह आपका ज्ञान अल्प है। तो निश्चित रूप से जिस भी विषय की चर्चा हम करते हैं, यदि उसे हम संख्या में प्रकट नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमानों में या ख्यालों में ही अगर वो रहेगा, तो हमारा ज्ञान क्या कहलाएगा? अल्प कहलाएगा। तो निश्चित रूप से संख्याओं में प्रकट करना आवश्यक है। और इसी प्रकार से एक अन्य विद्वान हुए राजनीति विज्ञान में, वो कार्मेल करके विद्वान हुए। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी विषय उन तथ्यों का संग्रहण, प्रदर्शन, वितरण तथा विश्लेषण से संबंधित है जिन्हें संख्यात्मक रूप से मापा जा सके। और अपन देखें कि सांख्यिकी पद्धति की आरंभिक अवस्था आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए सांख्यिकी अनुसंधान की एक सुनिश्चित योजना तैयार करना है। अपन देखें कि किस प्रकार से जो गुणात्मक तथ्यों के विशाल समूह होते हैं और इन समूहों को मानव मस्तिष्क द्वारा समझ पाना संभव नहीं है। अतः किसी भी विषय के अध्ययन, अवलोकन, परिमाणन के लिए अपेक्षाकृत छोटे से स्थिर ऐसे बिंदु तक पहुंचना होता है जिसके इर्द गिर्द शेष समूह केंद्रित होता है। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी माध्यमों की सहायता लेनी होती है। तो अब अपन देखेंगे कि वे कौन से माप हैं जिसके आधार पर किसी केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए कई माप उपलब्ध हैं और इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। और इनमें हम देखें, जैसे कि प्रारंभ में ही चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन सा है? समानांतर माध्य है, समानांतर माध्य। तो माप के अंतर्गत हम जो हमारे सिलेबस में है उन्हीं का अध्ययन करेंगे। और उसमें पहला है समानांतर माध्य, और समानांतर माध्य दूसरा क्या है? मध्यिका, और तीसरा बहुला। तो हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे और इसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम जो भी तथ्य हैं उसके निष्कर्ष पर कैसे पहुंचेंगे। तो पहला है समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का जैसे कि आप देख रहे हैं कि समानांतर माध्य क्या है? समानांतर माध्य समस्त सांख्यिकी विधियों की आधारशिला है और सामान्यतः इसके लिए औसत शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। समानांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से प्राप्त होता है। तब सबसे पहले अपन इसे सूत्र के रूप में देखें कि आपके सामने सूत्र है, ये चिन्ह है एक्स और उसके पर जो ये लाइन है ये है समानांतर माध्य। समानांतर माध्य इसके बराबर क्या है कि सिग्मा एक्स बटे एन, और ये चिन्ह है समानांतर माध्य। सिग्मा का क्या है? योग है
पदक्रम में दूसरा, फिर x का क्या है, पद मूल्य है, n क्या है, पदों की संख्या है, और ex क्या सिग्मा x क्या है, समस्त पद मूल्यों का योग है। तो जब भी हमको समानांतर माध्य ज्ञात करनी हो तो हमें ये सूत्र ज्ञात करना ही होगा, याद करना ही होगा। अब देख लीजिए ये सूत्र कि समानांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से उदाहरण के रूप में अपन देखें कि अब इसको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि किस प्रकार से हम समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का हम एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें विद्यार्थियों की लंबाई का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए कि कुछ विद्यार्थी हैं और जिनकी लंबाई सेंटीमीटर में है और इनका हमें समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं और इनकी ऊंचाई देखिए, इनकी ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 164 सेंटीमीटर, 166 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं और ये इनकी लंबाई ये है। अपन देखें कि ये जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी इतनी लंबाई हमने जो बताया है, अगर हम योग करते हैं तो उनके लंबाई कितने आएगा, सबकी लंबाई ये आ जाएगा 1630 सेंटीमीटर। तो अब हम 1630 सेंटीमीटर ये तो आ गया, सभी बच्चों की ऊंचाई हमें ज्ञात हो गया। तो अब हम कैसे समानांतर माध्य निकालेंगे इनका। अब इसको हम पहले हमने आपको जो सूत्र बताया था कि समानांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो ये देखें कि जो इनका योग हुआ सिग्मा x कितना हुआ था 1630। अब 1630 और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो हम 1630 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आता है 163। तो अब 163 की क्या चीज है, समानांतर माध्य क्या हुआ 163 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम उपरोक्त विधि से बहुत आसानी से जो है विद्यार्थियों का समानांतर माध्य निकालकर औसत ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पहली समानांतर माध्य की पहली विधि बहुत सिंपल विधि है और अब आप लोग को कभी भी हिचक नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या करना क्या है कि ये सूत्र बस आपको याद रखना है कि समानांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n, इतने बस याद रखना है। और इसमें क्या करना है, जितने भी पद दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनको एक क्रम में लिखना है और उनका योग करना है। और जितना भी योग आएगा और उसे किसमें भाग देना है, जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की, जैसे इसमें विद्यार्थी हैं, इनकी कुल संख्या 10 थी तो उसमें भाग दे देना है। तो भाग दे देने से हमें औसत ऊंचाई ज्ञात हो गई थी। तो इसी प्रकार से बहुत सिंपल विधि से हम समानांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। निश्चित रूप से अब कभी भी आपको इसमें हिचक नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आवृत्ति बंटनों में माध्य का परिकलन। तो इस विधि में अपन देखें कि ये जो दूसरी विधि है क्या कि आवृत्ति बंटनों में माध्य का परिचलन। तो इस विधि में हम देखें कि इस विधि में पहला हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम पद मूल्य को आवृत्ति से गुणा करते हैं। दूसरा सभी पदों के गुणनफल का योग करते हैं। तीसरा गुणनफल के योग को आवृत्तियों के योग से भाग देते हैं। और चौथा है प्राप्त लब्धि समानांतर माध्य होगी। तो इस विधि का भी एक सूत्र है।
समांतर माध्य निकालने की ये दूसरी विधि है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आवृत्ति बंटनों में माध्य का परिकलन किस प्रकार से आवृत्ति है उनके बंटनों में माध्य का परिकलन कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा सूत्र है कि ये जो है जो चिन्ह है वो समांतर माध्य का है। एक सौ ऊपर में एक लकीर है जो है यह समांतर माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो ये जो है चिन्ह समांतर माध्य बराबर क्या है कि एन क्या है, इसमें एन जो है पदों की संख्या है और एफ फ्रीक्वेंसी पदों की आवृत्ति है। और अपन देखें कि सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या है, पद के मूल्यों और आवृत्ति के गुणनफल का योग है। तो ये भी इसको आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी होगी, तभी आप इस विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सूत्र फिर से एक बार देख लीजिए कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, जिसमें एन क्या है, पदों की संख्या है, एफ पदों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है और सिग्मा एफ एक्स क्या है, पद के मूल्यों और आवृत्ति के गुणनफल का योग है। अब हम इसे उदाहरण के रूप में समझेंगे कि जैसा कि एक उदाहरण है कि नीचे दिया गया विवरण में बैलूनों के विक्रेताओं द्वारा एक विशेष दिवस पर की गई बिक्रियों की संख्या से संबंधित है, आप माध्य बिक्री संख्या निकालिए। तो जो किसी विशेष दिन जो बैलून है, बैलून विक्रेताओं द्वारा विशेष दिवस पर की गई बिक्रियों की संख्या से संबंधित है, आप माध्य बिक्री संख्या बताइए। तो इसके लिए हमें फिर से इस सूत्र पे जमाना है और देखना है कि कितनी बिक्री हुई थी विशेष दिवस में। देखिए इसमें बिक्रियों की संख्या दिया गया है, विक्रेताओं द्वारा जो बिक्रियों की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से पदक्रम है बिक्रियों की संख्या के। दूसरे है विक्रेताओं की संख्या, जो बैलून बेच रहे थे उनकी संख्या है 10, 10, 21, 35, 22 और 2। अब इनका हमें निकालना है बिक्री संख्या, माध्य बिक्री संख्या। तो अब माध्य बिक्री संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले बिक्रियों की संख्या देखना है कि बिक्रियों की संख्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो x बिक्रियों की संख्या को हमने x माना है और 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गई बिक्रियों की संख्या। और विक्रेताओं की संख्या आप देखिए, विक्रेताओं की संख्या जिसे हम f के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 10, 10, 31, 35, 22, 2। तो इनका योग क्या हो गया, इनका योग हो गया 110। अब हम इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 0 गुणित 10 बराबर कितना हो गया, 0, 1 गुणित 10 बराबर 10, 2 गुणित 31 बराबर 62, 3 गुणित 35 बराबर 105, 4 गुणित 22 बराबर 88 और 5 गुणित 2 बराबर 10। अब हम इन्हें भी पूरा जोड़ेंगे, 0, 10, 62, 105, 88 और 10, और ये इन सब का योग कितना हो गया, 275। अब ये हमारे पास पूरा फिगर आ गए हैं। तो अब इसको हम सिर्फ अब सूत्र में जमाना है। तो सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो आप देखिए सिग्मा एफ एक्स कौन सा हो गया, ये हो गया 275 और जो एन क्या है, एन संख्या है और ये कितने हैं 110। तो इस प्रकार से हम देखें कि 275 भागित 110, तो अगर ये करेंगे भाग देंगे 275 में 110 को तो आता है 2.5। तो कुल माध्य बिक्री की संख्या कितनी हो गई, 2.5। तो ये 2.5 क्या है,
माध्य विक्री संख्या है। तो ये भी बहुत सरल विधि है। तो इसको भी आपको ये दूसरी विधि थी समानांतर माध्य जानने की। तो इसमें भी आपको सिर्फ जो बिंदु को याद रखना है वो है एक सिंपल सा सूत्र है, समानांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। इस जो हमने आपको बताया इस विधि से आप सरलता से किसी भी सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो ये हो गया। रुको रुको रुको। अब इसके बाद हम जो दूसरा इसका तत्व है बहुलक सांख्यिकी का, जिसमें हम माप के बारे में जानना चाह रहे हैं। दूसरा है बहुलक। तो बहुलक जो है, यह बहुलक शब्द जो जिसे अंग्रेजी में मोड कहते हैं,